Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum and a very good morning to all of my 11th class students who are watching my lectures regularly. Thanks a lot. And a very warm welcome to all of my students in my YouTube channel Engineer Faisal Gulzar, and hope you people, all the students, have subscribed my channel. Thank you. And today for 11th class students, our topic in Newton's laws of motion, and today our topic is friction. Very important topic for board point of view and also for competitive point of view. Friction. जी हाँ दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। और क्या आप लोगों ने सोचा है कभी कि जब हमारा फ्लोर गीला होता है तो हम उस पर इतनी आसानी से क्यों चल नहीं पाते, और हम जब बर्फ़ पे होते हैं तो स्किड होने के ज़्यादा चांसेस क्यों रहते हैं? हाँ दोस्तों, ये इसी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से होता है। और लास्ट टाइम हमने कंटैक्ट फोर्स की बात की। कंटैक्ट फोर्स में हमारा नॉर्मल रिएक्शन था। हमारे पास जो कंटैक्ट फोर्स है, हमारे पास जो कंटैक्ट फोर्स टेंशन है, और ये भी एक कंटैक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन भी एक कंटैक्ट फोर्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन को बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करिए, ठीक है? चलिए हेडिंग नोट करिए, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में, कंटैक्ट फोर्स है ये फ्रिक्शन, ठीक है? और जब आप किसी बॉल को फ्लोर पे रोल कराते हो, ज़मीन पे जब एक बॉल रोल करते हुए निकलती है, या जब बैट्समैन एक शॉट मारता है अलोंग द ग्राउंड, और उसके बाद में तो अगर कोई बॉडी चलती है तो हमेशा चलती ही रहनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो रुक जाती है बिना हमारे कोई फोर्स लगाए। वो इसलिए रुक जाती है क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से वो बॉल रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, ठीक है? तो फ्रिक्शन क्या है, इसको समझने की कोशिश करिए। तो फ्रिक्शन में सपोज मेरे पास एक सरफेस है, ये मेरे पास एक सरफेस है, और इस सरफेस के ऊपर मैं एक दूसरी सरफेस ऐसे कांटेक्ट में लेके आता हूं। ये एक सरफेस है, ये दूसरी सरफेस इसके कांटेक्ट में, ठीक है? अब ध्यान से देखिए, अगर मैं थोड़ा सा मामूली सा फोर्स इस पे लगाऊं तो ऐसे मैंने फोर्स लगाया, ये बॉडी नहीं चलेगी। लेकिन अगर मैंने और फोर्स लगाया, और अगर इसके ऊपर एक नेट फोर्स डेवलप होता है, जब एक नेट फोर्स डेवलप हो जाएगा उसके बाद में ये बॉडी चलने लगेगी। तो यहां पर देखिए, ये क्या करता है, जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं तो ये नहीं चलती है। अगर इसे हैवी बॉडी हम लेंगे तो ये क्यों नहीं चलती है? अगर मैं फोर्स लगाता हूं क्यों नहीं चलती है? जब मैं इससे ज्यादा फोर्स लगाता हूं तब ये बॉडी चलती है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बोलूं, अगर मैंने एक छोटा सा फोर्स लगाया, 1 न्यूटन का फोर्स इस पे लगाया, तो ये बॉडी नहीं चलती है। लेकिन मैं तो फोर्स लगाता हूं, और हमने क्या पढ़ा है, जब भी आप किसी बॉडी पर नेट फोर्स लगाओगे तो उसको चलना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब है मेरे फोर्स, जो मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं, उस फोर्स को कोई काउंटर में मेरे फोर्स को जीरो कर देता है, तभी ये बॉडी आगे नहीं चलती। तो हमने सोचा, हमने बताया, बेसिकली मुझे एक फोर्स वापस अपोज करता है। अगर इससे हैवी बॉडी, हम 2 बॉडीज लेंगे, सपोज इसके ऊपर हम और एक बड़ी बॉडी रखेंगे, ये देखिए एक बड़ी बॉडी और रखेंगे, ये मैंने दूसरी बॉडी इस पर रखी। अब मुझे बताइए, क्या मामूली से फोर्स से मैं इसको चला सकता हूं? ऐसे ऐसे करके अगर मैं इसको धक्का दूंगा? नो। तो इसका मतलब है, अगर मैं फोर्स बना रहा हूं, एक नेट फोर्स, तो ये चलना चाहिए, लेकिन ये नहीं चलती है। तो इसका मतलब है कोई मुझे इसको रोकता है, मेरे फोर्स को कोई बैलेंस करता है। ये कौन करता है? ये फ्रिक्शन करता है। तो ऑटोमेटिकली जब 2 सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं, जब 2 सरफेसेस आपस में कांटेक्ट आते हैं, तो वहां पर डेवलप हो जाता है, एक फोर्स डेवलप हो जाता है, जो हमारे फोर्स को जीरो करता था। लेकिन ये जो फ्रिक्शन है, ये जो फ्रिक्शन वाला फोर्स है अपोज में, जो अपोज करता है, इस वाले फोर्स का नाम हम रखते हैं फ्रिक्शन फोर्स। और ये फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या करता है, ये किसके अपोजिट में लगता है? ये अपोजिट लगता है इंटेंशन ऑफ मोशन।
और रिलेटिव मोशन। इसको अगर देखिए तो इसको चलने का इंटेंशन इधर है, तो इसका मतलब फोर्स इसकी अपोजिट, ये जो फ्रिक्शन वाला फोर्स दो सरफेसेस के दरमियान कांटेक्ट पे लगता है यहां पर, तो ये फोर्स अपोजिट वाला जो हमारे पास फोर्स लगता है जिसको फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, ये हमेशा लगता है दो सरफेसेस के बीच में, और ये फोर्स लगता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अपोजिट टू द इंटेंशन ऑफ मोशन एंड टू द रिलेटिव मोशन, यानी रिलेटिव मोशन के अपोजिट में। और कभी भी इसको ध्यान से देखिए, इसको मैं यहां पर बनाने की भी कोशिश करता हूं। ये मेरे पास एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर मैंने और एक ब्लॉक को रखा ऐसे, ये ब्लॉक ए है, इस पर मैंने और एक ब्लॉक ऐसे रखा, ये देखिए ध्यान से, और इस पर जब मैं एक फोर्स लगाता हूं, ऐसे करके एक फोर्स लगाता हूं F, तो इन दो सरफेसेस के दरमियान एक फोर्स लगेगा, उसको फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। और वो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा इस बॉडी का इंटेंशन इधर जाने का है, इसका इंटेंशन इधर जाने का, और रिलेटिव मोशन के अपोजिट में अगर इसका मोशन इधर है या इंटेंशन ऑफ मोशन इधर है, तो हमारा जो फ्रिक्शन है वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो कभी भी ऐसा नहीं, तो बीच बीच में कुछ स्टूडेंट्स यहां पर गलती कर बैठते हैं, वो बोलते हैं ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फ्रिक्शनल फोर्स इंटेंशन ऑफ मोशन, बॉडी का मोशन जिधर होगा, इंटेंशन जाने का मोशन जिधर होगा, उसके अपोजिट में लगता है, या रिलेटिव मोशन के अपोजिट में लगता है। तो अगर इसको कंक्लूड करें तो क्या होता है बेसिकली फ्रिक्शन? फ्रिक्शन एक फोर्स है, फ्रिक्शन एक फोर्स है जो डेवलप हो जाता है। कहां पर डेवलप हो जाता है? बिटवीन टू सरफेसेस, जब दो सरफेसेस को आपस में इन कांटेक्ट रखते हैं। अगर इफ दे हैव रिलेटिव मोशन, अगर उनका रिलेटिव मोशन होगा, अगर ये चलने भी लगेगा तब भी हमारा फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट टू दैट रिलेटिव मोशन लगेगा, और इंटेंशन ऑफ मोशन। तो जब भी दो सरफेसेस को आपस में कांटेक्ट में रखेंगे, जब उनका इंटेंशन ऑफ मोशन जाने का होगा, क्योंकि हम फोर्स अप्लाई करेंगे, उसका इंटेंशन भले ही वो चले, उस टाइम भी एक फोर्स डेवलप हो जाता है फ्रिक्शन, और अगर वो चलने भी लगेगी तब भी एक फोर्स डेवलप हो जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। दोनों में क्या फर्क है? स्टैटिक फ्रिक्शन अभी आगे आएंगे, लेकिन फिलहाल अगर जनरल भाषा में बात करें कि बेसिकली जो हमारे पास फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन की डिफिनेशन हम क्या बनाएं? तो फ्रिक्शन क्या है? शाबाश। तो फ्रिक्शन एक फोर्स है, नोट करिए, फ्रिक्शन इज अ फोर्स, फ्रिक्शन इज अ फोर्स डेवलप हो जाता है, डेवलप्ड, फ्रिक्शन इज अ फोर्स डेवलप्ड कहां पर डेवलप हो जाता है? डेवलप बिटवीन टू सरफेसेस, डेवलप बिटवीन टू सरफेसेस, डेवलप बिटवीन टू सरफेसेस। ये देखिए, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, दोनों को जब कांटेक्ट में आ जाता है, फ्रिक्शन इज अ फोर्स डेवलप हो जाता है। यहां पर डेवलप हो गया फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस, between two surfaces in contact, between two surfaces in contact। और क्या खाली कंटैक्ट से आएगा? क्या जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर बैठेगी, दोनों कंटैक्ट में आएंगे, क्या तब पॉसिबिलिटी है? नो 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 नो, तब पॉसिबिलिटी नहीं है। फ्रिक्शन तब नहीं लगेगा जब ये दोनों रेस्ट पर होंगे। कब फ्रिक्शन लगेगा? कब इसका एग्जिस्टेंस होगा? कब ये डेवलप होगा? जब दो बॉडीज कांटेक्ट में होंगे, if they have relative motion or intention of motion, if they have relative motion, if they have relative motion or intention of motion, अगर उनके मोशन होगा भी और इंटेंशन ऑफ मोशन भी होगा, इंटेंशन यानी जाने का इंटेंशन ऑफ मोशन भी होगा, तब प्यारे दोस्तों जो इनके दरमियान फोर्स लगेगा
उस फोर्स को हम बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये हमारी डेफिनेशन तैयार हो गई फ्रिक्शनल फोर्स की, और इस फ्रिक्शनल फोर्स को हम स्मॉल f से डिनोट करेंगे पूरे चैप्टर में। कब पॉसिबल फ्रिक्शन कब लगता है? फ्रिक्शन कब लगता है? जब दो बॉडीज, कांटेक्ट फोर्स है ना ये, जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आएंगे और उसके बाद में अगर उनका रिलेटिव मोशन होगा या इंटेंशन ऑफ मोशन होगा, तब हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। सिंपल बात है। और ये फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में नहीं लगेगा, याद रखिए, इंटेंशन ऑफ मोशन के अपोजिट में लगेगा। दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, टू द रिलेटिव मोशन और इंटेंशन ऑफ मोशन, और इंटेंशन ऑफ मोशन उसके अपोजिट में लगेगा, न कि ये अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में लगेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट माई डियर स्टूडेंट्स? होप इंशाल्लाह आप लोग ये अच्छे से समझ में, तो इसको आप नोट करिए, मैं आगे ले चलता हूं। चलिए, ये फ्रिक्शन कब ज्यादा लगेगा, कब कम लगेगा? हम जब तेल डालते हैं किसी सरफेस के ऊपर तब हम गिर पड़ते हैं क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाता है, ठीक है। तो जब हम स्नो पर चलते हैं, स्केटिंग करते हैं, तब भी हमारा फ्रिक्शन कम हो जाता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन डिपेंड करता है, अगर हम बात करेंगे तो फ्रिक्शन जो डिपेंड करेगा, फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल। फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन, तो यहां पर नोट करेंगे, फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन, फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल, nature of the material. That means it is roughness, it is roughness or smoothness. चिकना जिसको हम बोलते हैं, अगर सरफेस चिकनी होगी, स्मूथ होगी, तब जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन कम लगता है, और जब रफ सरफेस होगा तब हमारा फ्रिक्शन ज्यादा लगता है। अच्छा, ये फ्रिक्शन जो है, ये फ्रिक्शन जो है, इसकी डायरेक्शन कहां होती है? तो ये फ्रिक्शन टेंजेंशियली लगता है बिटवीन द टू सरफेसेस। ये देखिए, इन दो सरफेस का कांटेक्ट यहां पर, तो ये टेंजेंशियली लगता है। तो फ्रिक्शन का कैसे लगता है? तो फ्रिक्शन फोर्स, डायरेक्शन जो फ्रिक्शनल फोर्स की होती है वो टेंजेंशियली होती है, टेंजेंशियल बिटवीन द टू सरफेसेस, ये टेंजेंशियली लगता है। और हमारे पास जो बेसिक फंडामेंटल फोर्सेस हैं, कौन कौन से हैं? ग्रेविटेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, वीक न्यूक्लियर है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर है। तो ये उन चार फोर्सेस में से कहां पर एग्जिस्ट करता है? बेसिकली इट इज एन इलेक्ट्रिकल फोर्स, कंटैक्ट फोर्स है ये, और ये एक इलेक्ट्रिकल फोर्स की कैटेगरी में आता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स की कैटेगरी में आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सुना है ना, एक दूसरे के ऊपर, इलेक्ट्रिकल फोर्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा बेसिक डेफिनेशन होगी तैयार। किस चीज की डेफिनेशन तैयार हो गई? ये तैयार हो गई हमारी फ्रिक्शन की डेफिनेशन हमारे पास तैयार हो गई। तो नोट करो, चलिए नोट किया, आगे चलते हैं, थोड़ा जल्दी करो। चलो बच्चों, हो गया नोट, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। चलो हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, हेडिंग डालो,
टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। एक हमारे पास है फ्रिक्शन का टाइप दैट्स नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। और दूसरा टाइप है इसका काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन के दो टाइप्स और होते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन के दो टाइप्स और होते हैं, नोट करो। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन के दो टाइप्स और होते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। एक एक करके सबको डिफाइन करेंगे। रोलिंग फ्रिक्शन, ये हमारे टाइप्स तैयार हो गए। स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन के और दो टाइप्स हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो इन सब में पहले हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन को। किसको? स्टैटिक फ्रिक्शन को। स्टैटिक फ्रिक्शन को देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक ब्लॉक है हमारे पास, ये एक सरफेस है। इस सरफेस पर हमने एक बॉडी रखी है, या हम इसी को ऐसे बनाएंगे। ये एक बॉडी रखी है, हैवी बॉडी है, ये मास बहुत है। अगर ये दोनों के दरमियान यहां पर कंटैक्ट वाली सरफेस है, दोनों यहां पर एक दूसरे के कंटैक्ट में है, और कंटैक्ट में जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर आएगी, लेकिन अभी मैंने कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया, दोनों रेस्ट पर हैं। स्टैटिक बोले तो रेस्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक मतलब रेस्ट। क्या इस टाइम पर इनके दरमियान कोई फ्रिक्शन लगेगा जब हमने इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया? क्या इस बॉडी का कोई इंटेंशन है इधर जाने का? नो, इसका कोई इंटेंशन ही नहीं है, क्योंकि वी हैव नॉट अप्लाइड फोर्स। तो जब इस तरह का सिनारियो होगा, जब इस तरह की सिचुएशन होगी, एक बॉडी दूसरी बॉडी पर ऐसे होगी, चिपका के होगी, कंटैक्ट में होगी, उस टाइम पर कोई फ्रिक्शन नहीं लगता। तो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है, डेवलप हो जाता है तब जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। सपोज वी हैव अप्लाइड अ फोर्स ऑफ, मान लो 1 न्यूटन। वी हैव अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। क्या ये बॉडी चलेगी? मामूली से फोर्स लगा दिया ऐसे, नो, ये नहीं चलेगी। तो इसका मतलब है अगर मैंने फोर्स लगाया, ये तो चलना चाहिए, क्योंकि नेट फोर्स डेवलप हो गया। नहीं, तो हमने यहां पर ये क्यों नहीं चलता? क्योंकि यहां पर हमें एक फ्रिक्शन अपोज करता है, और वो फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन के बराबर ही मुझे अपोज करता है। ठीक है, तो ये रेस्ट पर है, और रेस्ट पर इसका इंटेंशन तो जाने का, 1 न्यूटन लगाने से इसका इंटेंशन इधर जाने का, इंटेंशन है इधर जाने का, लेकिन इंटेंशन ऑफ मोशन तो है, लेकिन ये मूव नहीं हो रही है, स्टैटिक है, रेस्ट पर ही है। उस टाइम जो डेवलप हो जाता है फ्रिक्शनल फोर्स, उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखिए, मैंने 2 न्यूटन लगाया, ये नहीं चली, तो इसका मतलब है फ्रिक्शन वाला फोर्स भी वहां से 2 न्यूटन आ जाएगा। मैंने 3 लगाया, तो 3 में भी ये मुझे वापस धक्का देगा, ये मुझे वापस उतना ही फोर्स वापस लगाएगा। तो जब इस तरह का इंटेंशन ऑफ मोशन होता है बॉडी का, और वो बॉडी चलती नहीं है, इंटेंशन ऑफ मोशन होता है, तब जो फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन इंटेंशन ऑफ मोशन के अपोजिट में लगता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन हम क्या बनाएंगे? द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले। तो इसका डेफिनेशन बनाते हैं, द अपोजिंग फोर्स
the opposing force that comes into play the opposing force that comes into play when one body tends to move over the surface of another body. When one body tends to move on the surface of another body, tends to move on the surface of another, tends to move, अभी मूव नहीं हो रही है, तब हमारी डिफरेंस अब चेंज हो जाएगा. Tends to move over the surface of another body, but the actual motion has yet not started. But the actual motion has not yet started. Is called static friction. The opposing force, ये opposing force that comes into play when one body tends to move, ये tend हमारे force लगाने से ये tends to move इधर करना चाहती है on the surface of another body, but the actual motion has not yet started. अभी actual motion start नहीं हो गई है, खाली tend जाना चाहती है लेकिन अभी नहीं गई. उस टाइम जो हमारा friction होगा उसको बोलते हैं static friction. अगर बॉडी रेस्ट पर है, अभी चली नहीं है, if the body is at rest, अब ध्यान से देखिए, अगर बॉडी रेस्ट पर है तो अगर हमने फोर्स लगाया कैपिटल एफ, इधर इंटेंशन इधर, तो वापस फ्रिक्शन में मुझे मिला स्मॉल एफ, तो वो कैपिटल एफ अप्लाइड फोर्स स्मॉल एफ फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगा. इन केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, चलिए, और एक बात यहां पर ध्यान में रखना है कि अगर बॉडी ने मूव स्टार्ट नहीं किया है, कोई फोर्स आप नहीं लगा रहे हो इस पर, अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस पर, तो अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये फोर्स यहां नहीं लगे, तब कोई अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे भी तब भी कोई फ्रिक्शन नहीं लगे. तो फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है तब जब इसका इंटेंशन ऑफ मोशन होता है. जब हम अप्लाई फोर्स करते हैं, ये अपोजिट में हमें वापस अप्लाई फोर्स करता है. ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये तो पहली चीज आ गई. तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन में जितना हम फोर्स लगाते हैं उतना ही ये हमें वापस फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है. अब ध्यान से देखिए, अगर इसको यहां पर मैंने फोर्स लगाया सपोज 1 न्यूटन, तो इसने भी वापस, हम बोलते हैं कि इसने भी वापस लगाया फोर्स 1 न्यूटन. लेकिन जब मैं 2 न्यूटन यहां लगाता हूं तो ये भी मुझे 2 न्यूटन से वापस, ये बड़ी खतरनाक चीज है, बड़ी स्मार्ट चीज है ये फ्रिक्शन. ये मुझे अपना ताकत नहीं दिखाता, चाहे मैं, ये मुझे अपना ताकत नहीं दिखाता, नहीं, 1 न्यूटन दो तो मैं आपको वापस भी अपोज 1 ही न्यूटन से करूंगा, मैं फ्रिक्शन भी 1 ही न्यूटन दूंगा. आप 2 न्यूटन लगाओगे तो मैं फ्रिक्शनल फोर्स भी 2 न्यूटन लगाऊंगा. अब मसला ये है, अगर मैंने 1 न्यूटन लगाया, 2 न्यूटन लगाया, 3, 4, 5, 6, 7, मान लो 9 तक ये नहीं चलता है, तो 9, जब मैंने 9 न्यूटन लगाया तो ये इसने भी मुझे क्या लगाया, 9 न्यूटन वापस दे दिया इसने मुझे. लेकिन अगर मैं 1 न्यूटन लगाता हूं तो इसकी ताकत तो है मुझे 9 न्यूटन लगाने की, ये तो मुझे ही वापस धकेल देगा उधर. ऐसा नहीं होता है. जितना मैं देता हूं, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो रही है, जितना मैं लगाता हूं 1 न्यूटन, ये भी मुझे 1 न्यूटन से ही वापस, फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन ही है. मैंने 2 न्यूटन लगाया, इसने फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन ही लगाया. मैंने 3 न्यूटन लगाया, इसने फ्रिक्शन भी 3 न्यूटन. मैंने 4 न्यूटन दिया, इसने फ्रिक्शन लगाया 4 न्यूटन. इस प्रॉपर्टी, इस स्टैटिक फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी को बच्चों बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या है सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी? क्या है सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी? कि मैं 1 न्यूटन देता हूं तो फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी, या इसको बोलेंगे सेल्फ एडजस्टिंग नेचर. सेल्फ
एडजस्टिंग नेचर। स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो रही है, ये है इसका सेल्फ एडजस्टिंग नेचर। ठीक है, अब देखिए तो क्या है सेल्फ एडजस्टिंग नेचर। एक तो ये बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझिए, सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी है तो सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी का दूसरा मतलब भी निकलता है, इट चेंजेस इटसेल्फ इन डायरेक्शन विद द अप्लाइड फोर्स। अब ध्यान से देखिए, तो अगर मैं यहां फोर्स नहीं लगा के इस साइड से फोर्स लगाता हूं तो इंटेंशन ऑफ मोशन किधर है, इंटेंशन ऑफ मोशन तो इधर जाने का है ना, इंटेंशन ऑफ मोशन तो इधर जाने का है। तो अगर इंटेंशन इधर है तो ये फ्रिक्शनल फोर्स इधर की ओर लगेगा। तो ये चेंज करता है सेल्फ एडजस्टिंग में। सेल्फ एडजस्टिंग में एक तो ये बात है कि ये अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट में अपने आप को चेंज करता है। तो अगर मैं फोर्स अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन चेंज करूं तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन भी चेंज करती है, और इसको बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग नेचर। एक तो सेल्फ एडजस्टिंग नेचर है, मैं 1 न्यूटन, ये भी मुझे 1 न्यूटन, और साथ में अगर मैं अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन चेंज करूं तो ये भी अपने आप को उसके अकॉर्डिंग चेंज करेगा, इसको बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग नेचर। और अगर आपसे सवाल पूछा जाता है सेल्फ एडजस्टिंग नेचर काइनेटिक फ्रिक्शन में आता है या स्टैटिक फ्रिक्शन में, स्टैटिक फ्रिक्शन में। ठीक है, चलिए सेल्फ एडजस्टिंग नेचर को, द स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्ट इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। द स्टैटिक फ्रिक्शन adjust its magnitude मैग्नीट्यूड का मतलब मैंने 2 न्यूटन दिया तो इसने भी वापस 2 न्यूटन ही देगा, मैंने 3 न्यूटन दिया इसने भी वापस 3 न्यूटन दिया। कब तक चलेगा वो मैं अभी बोलूंगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब 2 न्यूटन दे दो तो फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और डायरेक्शन का मतलब मैंने इधर से फोर्स लगाया, इधर से लगाया तो कहां जाने का इंटेंशन है, इधर, और फ्रिक्शन लगेगा इधर। तो मैंने अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन को चेंज किया इधर, तो जब इंटेंशन इधर है तो फ्रिक्शन इधर है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। द स्टैटिक एडजस्ट इटसेल्फ, अपने आप एडजस्ट करता है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, ऑटोमेटिकली टू अपोज द इंटेंशन ऑफ मोशन। ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद, ऑटोमेटिकली to oppose the intention of motion। खाली अभी इंटेंशन में है, स्टैटिक में है, इंटेंशन ऑफ मोशन, इंटेंशन ऑफ मोशन। ठीक है, इंटेंशन ऑफ मोशन, दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑटो एडजस्टिंग नेचर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। दिस कैरेक्टरिस्टिक, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक, स्टैटिक फ्रिक्शन एक तो मैग्नीट्यूड एडजस्ट करता है, दूसरा डायरेक्शन करता है ऑटोमेटिकली। इस कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं, जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एडजस्ट ऑटोमेटिकली होता है, इसको बोलते हैं ऑटो एडजस्टिंग नेचर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो दिस characteristic is known as auto adjusting या self adjusting nature of static friction। nature of static friction। चलिए, ये हमारा हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। तो नोट करो इसको आराम से, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए, हो गया
चलिए, ये हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। अब ध्यान से देखिए, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब इस सिनारियो को फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ये ऑटो एडजस्टिंग नेचर जो है, कब तक? अब देखिए, मैंने फोर्स लगाया 1 न्यूटन, ये नहीं चला, इंटेंशन ऑफ मोशन इधर, तो वापस 1 न्यूटन का मुझे फ्रिक्शन भी मिला। मैंने 2 न्यूटन लगाया, वापस मुझे 2 न्यूटन ऑटो एडजस्टिंग प्रॉपर्टी की वजह से। मैंने 3 न्यूटन लगाया, इसने भी वापस मुझे 3 न्यूटन दिया। मैंने 4 दिया, 5 दिया, 6 दिया, 7 दिया, अभी नहीं चला। 8 दिया, नहीं चला। 9 न्यूटन दिया, नहीं चला। और 10 न्यूटन दिया तो ये चलने लगा। तो अब देखिए, 10 न्यूटन पर अब इतना फोर्स हो गया, नेट फोर्स बन गया, जिसने फ्रिक्शन को अब ओवरकम किया। तो 10 न्यूटन पर ये ऐसे चलने लगता है। तो इसका मतलब जब ये चलने लगेगा तब हमारी ऑटो एडजस्टिंग प्रॉपर्टी खत्म होती है, इसका ऑटो एडजस्टिंग नेचर खत्म होता है। उस फोर्स पर is the maximum value of static friction between surfaces of two objects. If applied force is increased beyond it, the object will start to move. यानी 9 तक ऑटो एडजस्टिंग प्रॉपर्टी है। 9 के बाद जब मैंने 10 दिया तब ये चलने लगा। तो 9 जो है, 9 पर नहीं चला, लेकिन 9 के बाद में ये ऑब्जेक्ट चलने लगा, तो ऑटो एडजस्टिंग प्रॉपर्टी खत्म होती है। तो इसको बोलते उस टाइम पर। तो इसका मतलब है ऑटो एडजस्टिंग कहां तक है? 9 न्यूटन तक ऑटो एडजस्टिंग है। जब मैंने 10 दिया तब ये चलने लगा। 9 तक ये अपने आप को एडजस्ट करता, ये नहीं चलता है। तो 9 को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसका एक मैक्सिमम वैल्यू है, उसका एक स्टैटिक फ्रिक्शन का एक मैक्सिमम वैल्यू है। उसके बाद में ऑटो एडजस्टिंग प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है और उसके बाद में आराम से ये ब्लॉक चलने लगता है। जो जहां तक ये रुका रहता है, जहां तक ये ऑटो एडजस्टिंग नेचर दिखाता है, वहां तक इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी इस लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद में अब इसका स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहता है, उसके बाद ये चलने लगता है, तभी काइनेटिक में आ जाता है फिर। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का एक मैक्सिमम लिमिट होता है और उसको बोलते हैं लिमिटिंग। उस टाइम जो मैक्सिमम लिमिट होता है उसके बाद में चलने, उस टाइम जो मैक्सिमम पर जो फ्रिक्शन ये हमें अपोज करता है, जिस फोर्स से अपोज करता है, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ is the maximum value of static friction, is the maximum value of static friction, is the maximum value of static friction between surface of two objects, between surfaces 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 of two objects, if applied force is increased beyond it, if applied force is increased, if applied force is increased beyond it, if applied force is increased beyond it, the object start having relative motion. The object start having relative motion. ये आपका हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन।
लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, उसके बाद स्टैटिक खत्म हो जाता है, उसके बाद बॉडी चलने लगती है। बिटवीन सरफेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, बिटवीन सरफेसेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, इफ अप्लाइड फोर्स, अगर अप्लाइड फोर्स उससे ज्यादा हो गया, अप्लाइड फोर्स इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड इट, द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स हैविंग रिलेटिव मोशन, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट को क्या शो करता है? ये रिलेटिव मोशन शो करता है। तो इसको नोट करिए, फिर मैं आगे चलता हूं। तो दो तरह की चीजें हमने देखी, सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी, और साथ साथ में लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो स्टैटिक फ्रिक्शन के साथ हमारे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, चलो चलो, ये स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। अब हम बात करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन की। चलिए हेडिंग नोट करिए, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, ये देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या बताया मैंने, अगर एक ब्लॉक है, ये इस ब्लॉक पर दूसरा ब्लॉक रखते हैं, ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, मैंने फोर्स लगाया 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, तब तक फोर्स लगाते गया जब तक इसकी ऑटो एडजस्टिंग प्रॉपर्टी खत्म नहीं हुई। ऑटो एडजस्टिंग प्रॉपर्टी खत्म हो गई, इसका लिमिटिंग वैल्यू आ गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया। तो लिमिटिंग के बाद अगर मैंने लिमिट से थोड़ा और अप्लाई कर दिया फोर्स, तभी ब्लॉक का रिलेटिव मोशन होगा। और जब ये ब्लॉक चलने लगेगा, ये देखिए, जब ये ब्लॉक चलने लगेगा, ये एक ब्लॉक, ये एक सरफेस है, ये दूसरी सरफेस है, देखिए मैंने फोर्स लगाया नहीं चला, मैंने और फोर्स लगाया नहीं चला, चलते चलते मैंने लगाया तो इसकी ऑटो एडजस्टिंग प्रॉपर्टी खत्म हो गई, इसका लिमिट खत्म हो गया, तो उसके बाद में ये चलने लगा। और चलते चलते इनका रिलेटिव मोशन जब आता है, ये इसका रिलेटिव मोशन आ गया, जब ये रिलेटिव मोशन आ जाएगा, तब जो रिलेटिव मोशन में जो फ्रिक्शन आता है उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक मतलब मोशन जब होगा तब भी फ्रिक्शन लगता है, और उस मोशन के समय जो फ्रिक्शन लगता है इसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक रेस्ट पर होता है, तब उसका सेल्फ एडजस्टिंग नेचर, ऑटो एडजस्टिंग नेचर होता है। जब तक कि लिमिट जब ये चलने लगेगा तब हमारा फ्रिक्शन का चेंज होता है, उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। सो व्हाट्स मेंट बाय काइनेटिक फ्रिक्शन? इफ द अप्लाइड फोर्स इज इंक्रीज्ड further and sets the body in motion, if the applied force is increased, if the applied force is increased, note करिए, if the applied force is increased, 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 कब तक इंक्रीज करना है? इसकी ऑटो एडजस्टिंग प्रॉपर्टी, इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू खत्म हो जाएगा, वो प्रॉपर्टी उसके बाद में चलने लगेगी, उसके बाद में जो इंक्रीज करते हैं, एंड सेट्स द बॉडी इन मोशन, एंड सेट्स द बॉडी इन मोशन, एंड सेट्स द बॉडी इन मोशन, and sets the body in motion, and sets the body in motion, and sets the body in motion, the friction opposing the motion is called kinetic friction. The friction opposing the motion, the friction opposing the motion is called kinetic friction, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं K और स्मॉल f से, is called kinetic friction। ठीक है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन जब बॉडी रेस्ट पर होती है, जब उसका ऑटो एडजस्टिंग नेचर होता है, तब वो वाला फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि जब ये चिपका होता है,
जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर उनके चिपका होता है तब हमें इसको हटाना मुश्किल होता है और तब ये हमें ज्यादा अपोज करता है, ये फ्रिक्शन हमें ज्यादा अपोज करता है। लेकिन जब ये चलने लगता है तब फ्रिक्शन कम लगता है। तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, काइनेटिक या लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखनी पड़ेगी। काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों, नोट करो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, हो गया। नेक्स्ट नोट करिए, काइनेटिक फ्रिक्शन में नेक्स्ट हमारा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन चलिए फ्रिक्शन की बात करेंगे। स्लाइड होना, देखिए एक हमारे पास एक ब्लॉक, एक सरफेस ये है और दूसरी सरफेस ये है। ठीक है, अगर मैंने इसको ऐसे ऐसे, तो ये जब स्लाइड करेगा ऐसे, देखिए ये ऐसे बॉडी है तो ये ऐसे करके चलेगा, स्लाइड करेगा। ठीक है, तो एक ब्लॉक को अगर हम एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखेंगे, एक ब्लॉक को अगर हम एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखेंगे, ये हमारे मान लो एक हॉरिजॉन्टल टेबल इस ब्लॉक, ये ऐसे करके स्लाइड करेगा। या दूसरे लफ्जों में हम बोल सकते हैं स्लाइड ऐसे भी करेगा ये। ठीक है, ये स्लाइड, ये वाला फ्रिक्शन जो होगा जब ये स्लाइड करेगा तो उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। द अपोजिंग फोर्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली स्लाइडिंग ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी। व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली, when one body actually sliding over the another body, over the another body, is known as sliding friction। ठीक है, और इसकी एग्जांपल क्या बोल सकते हैं हम? A flat block is moving over a horizontal table. Example, a flat block is moving over a horizontal table। इसको बोलते हैं स्लाइड। बहुत आसान है, स्लाइड करेगा तो हम उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज अवर रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट इज अवर रोलिंग फ्रिक्शन। चलिए, रोलिंग फ्रिक्शन ये सरफेस है। रोलिंग फ्रिक्शन समझाने की कोशिश करूंगा मैं। रोलिंग फ्रिक्शन जब एक व्हील होगा, एक व्हील होगा ऐसे, मान लो एक टायर है, एक सिलेंडर है, एक डिस्क है,
देखिए ये ऐसे ऐसे तो नहीं जाएगा ना, ये रोल करेगा, ये ऐसे करके जब हम टायर को ऐसे, तो ये रोल करेगा। आप साइकिल को याद करिए, स्लाइड थोड़ी ना हो रहा है, ऐसे घिसके थोड़ी जाता है ना, ये रोल करता हुआ। इस तरह का जब सिनारियो होगा तब जो फ्रिक्शन लगेगा उसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। इस टाइम यहां जाएगा तो यहां पर फ्रिक्शन लगेगा, इसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन को हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट सच एज व्हील, when object such as, कौन कौन सा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक व्हील होना चाहिए, व्हील हो, सिलेंडर हो, डिस्क हो, ये इस तरह की हमारे पास ऑब्जेक्ट्स अगर होंगे, रोल्स ओवर सरफेस, रोल्स ओवर ए सरफेस, रोल करेगा किसी सरफेस पर, रोल्स ओवर ए सरफेस, जब रोल करेगा ओवर ए सरफेस, देन द फ्रिक्शन is known as rolling friction. Then the friction is known as rolling friction. ये हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन, जब एक व्हील होगा, एक सिलेंडर होगा, एक डिस्क होगी, जब वो रोल करेगी किसी सरफेस के ऊपर, तब जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट होगा उस फ्रिक्शन को हम बोलेंगे कौन सा, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, ये हमारे पास है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों, चलिए अच्छा आप मुझे बताइए, रोलिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगा, रोलिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगा कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जब बॉडी स्लाइड करेगी तो उसको चलाना मुश्किल है, क्योंकि स्लाइड करते हुए फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगता है और रोलिंग फ्रिक्शन कम लगता है। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन कम हो, हम फ्रिक्शन कम चाहते हैं, इसीलिए हमें जो हैवी लोड्स कैरी कराने होते हैं, जब आपको कोई लोड घर लाना पड़ता है, तब हम क्या करते हैं, हम हैवी कार्ट्स, टायर, टांगे, रेडी वगैरह जो होती है, उन पर हम उसको लाद देते हैं, उनको 2 टायर लगाते हैं ताकि रोलिंग फ्रिक्शन हो, और रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑफन क्वाइट स्मॉल एज कंपेयर टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो यहां नोट करिए, रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑफन क्वाइट smaller than sliding friction, smaller than sliding friction। और इसीलिए हम लोड्स के लिए टायर वाले टायर लगाते हैं और वहां से इसको हम बड़े बड़े सामान ट्रांसफर करते हैं इनके ऊपर। ठीक है, और इस तरह से हमारा ये वाली चीज खत्म होती है यहीं पर, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। हैव अ नाइस डे।